हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए करुण नागपाल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में। अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती तो लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 330 डेज हमें मिले थे इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कराने के लिए। किसी वजह से 330 डेज लैप्स हो जाते हैं या सीओसी को ऐसा लगता है कि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो सकती तो लिक्विडेशन के लिए अप्रोच करेंगे एनसीएलटी में। तो चैप्टर 3 में सेक्शन 33 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है लिक्विडेशन प्रोसेस। तो आइए बात करते हैं लिक्विडेशन के बारे में। सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर इन केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके पास 330 डेज के बाद एक्सपायरी हो जाती है और उसको कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं मिलता, और फास्ट ट्रैक के केस में हमारे को 90 डेज मिले हैं, 90 डेज प्लस एक्सटेंशन में भी कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं मिलता। तो रेजोल्यूशन प्लान ना मिलने के बाद अगर मिल जाता है और सेक्शन 31 में मिल गया रेजोल्यूशन प्लान और वो रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? ऑर्डर करेगी कि सीडी को लिक्विडेट कर दिया जाए। लिक्विडेट कैसे किया जाए आगे चल के इसमें सेक्शन पढ़ेंगे हम, और उसके बाद लिक्विडेशन के बाद किसको कितना पेमेंट मिलेगा जो कि सेक्शन 53 में डिफाइंड है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाएगा सेक्शन 33 में, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवाएगी। पब्लिक अनाउंसमेंट की ये जो सीडी है हमारा लिक्विडेट होने जा रहा है, और वो जो ऑर्डर होगा वो सेंड होगा आरओसी के पास जहां पे सीडी जो है रजिस्टर्ड है। सीडी रजिस्टर्ड जिस भी आरओसी के पास है उस आरओसी के पास भी इंटीमेशन भेजा जाएगा कि इस सीडी को लिक्विडेट किया जा रहा है। सबसेक्शन 2 कहता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है सीआईआरपी प्रोसेस के बीच में बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताता है कि सीओसी ने डिसाइड किया है 66% मेजोरिटी के साथ। अगर सीओसी भी डिसाइड कर लेती है एक्सपायरी से पहले, ये जो 330 डेज की एक्सपायरी मिली उससे पहले भी सीओसी डिसाइड कर लेती है कि हमें लिक्विडेट कराना, तो सीओसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोलेगी कि एनसीएलटी अप्रोच करो और लिक्विडेशन का ऑर्डर लाओ। तो लिक्विडेशन एक्सपायरी से पहले भी हो सकता है 330 डेज की। सो इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया। It is hereby declared that the committee of creditor may take the decision to liquidate the corporator at any time after its constitution। इसके बनने के बाद जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 में बना था, जैसे ही सीओसी बन जाती है और सीओसी बनने के बाद डिसाइड करती है कि हमें इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं करानी, हमें सीडी को लिक्विडेट करना है, तो वो भी कर सकती है सीओसी। सबसेक्शन 3 में बात करते हैं वेयर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज कॉन्ट्रावीन्ड बाय द सीडी। सीडी ने क्या करा? सीडी ने प्लान को कॉन्ट्रावीन किया। जो भी पर्सन, एनी पर्सन अदर देन द सीडी, नाउ सीडी ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कोई भी बंदा, कोई भी, वेदर इट इज क्रेडिटर और ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर और एनी अदर स्टेक होल्डर whose interests are prejudicially affected by this contravention may make an application for liquidation। so liquidation की application वो particular person भी लगा सकता है जो person इस contravention की वजह से aggrieved हो। so victim जो होगा वो application लगा सकता है liquidation की। तो liquidation कब कब हो सकता है? COC भी liquidate करवा सकती है एक्सपायरी से पहले, या एक्सपायरी होने के बाद। हमने देखा एक्सपायरी होने के बाद ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होगा इन केस एक्सटेंशन भी लैप्स हो जाती है, चाहे वो फास्ट ट्रैक हो या सेक्शन 12 में मिला हो या सेक्शन 56 में। और अगर रेजोल्यूशन प्लान जो है वो कॉन्ट्रावेंशन करता है, रेजोल्यूशन प्लान जो है वो ठीक नहीं है, तो भी नॉन कंप्लायंट है रेजोल्यूशन प्लान, तो भी लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगी एनसीएलटी। इसके आगे चलते हैं। सबसेक्शन 4 क्या था? ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3। अब हमने, कोई पर्सन एग्रीव्ड है सीडी की वजह से, बिकॉज सीडी हैज कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। So aggrieved person may file an application to NCLT. Now what NCLT will do? NCLT will determine the corporate debtor has contravened the provision of this resolution plan.
So NCLT will determine whether the CD has contravened or not. In case CD has contravened, it will pass a liquidation order. So एक opportunity of being heard दी जाएगी CD को कि CD ने contravene किया है, तो पूछा जाएगा, दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, और अगर ऐसा प्रूव होता है कि CD ने contravene किया है तो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं सबसेक्शन 5 में। सबसेक्शन 5 क्या था? सब्जेक्ट टू सेक्शन 52। सबसेक्शन 52 कहता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना राइट जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज भी कर सकता है, रिलिंक्विश भी कर सकता है। अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। When a liquidation order has been passed, no suit or other legal proceeding shall be instituted by or against the corporate debtor. So अगर लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है तो कोई सूट और प्रोसीडिंग्स सीडी के अगेंस्ट नहीं हो सकती, सब्जेक्ट टू सेक्शन 52। 52 में है सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज कर सकता है। इसका मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है अपना प्रॉपर्टी को बेच के अपना कोलैटरल जो उसने उसके पास रखा हुआ है उसको सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज कर सकता है। वो भी उसको लिक्विडेटर को इंटीमेट करना होगा, आगे चल के हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रोवाइडेड दैट सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय लिक्विडेटर, लेकिन इसमें लिक्विडेटर के ऊपर रोक नहीं लगाई गई। लिक्विडेटर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद द अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एनसीएलटी की अप्रूवल लेके सीडी के बिहाफ पे जो लिक्विडेटर है वो अप्रोच कर सकता है रिकवरी के लिए, लेकिन सीडी के अगेंस्ट कोई और प्रोसीडिंग्स या कोई सूट नहीं फाइल कर सकता एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 52। 52 यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर है। सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसके पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, कोलैटरल रखा हुआ है, तो वो रियलाइज कर सकता है। अगले सेक्शन में उसके बारे में भी बात की जाएगी, जहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर को इंटीमेट करना है लिक्विडेटर को कि वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज करना चाहता है या रिलिंक्विश करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 6 कहता है सबसेक्शन 5 जो है shall not apply to legal proceedings in relation to such transaction as may be notified by central government in consultation with any other फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। सो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन वो इसमें से एक्सक्लूड कर दी गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो इन केस फ्रॉड हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी जो कि इसमें से एक्सक्लूड कर दी जाएंगी, यानी उन केसेस में सूट फाइल किया जा सकेगा सीडी के अगेंस्ट। सबसेक्शन 7 कहता है द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन अंडर द सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर। अब ये कहता है नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज और वर्कमैन, व्हाटएवर जो भी एम्प्लॉइज वर्कमैन वगैरह होंगे, और एक बार ऑर्डर पास हो गया लिक्विडेशन का, इसका मतलब वो सब घर जा सकते हैं, उनकी छुट्टी हो गई। लेकिन एक्सेप्ट when the business of the CD is continued during the liquidation process by the liquidator. So in case liquidation के order के बाद भी अगर बिजनेस चालू रहता है और एम्प्लॉइज या वर्कमैन की जरूरत पड़ती है तो फिर उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि लिक्विडेशन ऑर्डर पास होते ही सारे के सारे एम्प्लॉइज और वर्कमैन को नोटिस मिल गया है डिस्चार्ज का। सेक्शन 34 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड। सो अपॉइंटमेंट कैसे होगा और कितनी फीस पे की जाएगी। फीस का इसमें टेबल डिफाइंड है, कुछ परसेंटेज मिलेगा, वो हमें रेगुलेशंस में डिफाइन किया गया है, आगे चल के हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं सेक्शन 34 सबसेक्शन 1। यहाँ पे एनसीएलटी एक ऑर्डर पास करेगी लिक्विडेशन का अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। The resolution professional appointed for CIRP process under चैप्टर 2 जो हमने पहले बात करा था उससे रिटर्न कंसेंट ली जाएगी कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो एक रिटर्न कंसेंट ली जाएगी किससे, जो आरपी बना हुआ था चैप्टर 2 में जो एक्ट कर रहा था उससे ली जाएगी रिटर्न कंसेंट, अगर वो लिक्विडेटर बनना चाहता है। तो अगर वो लिक्विडेटर की कंसेंट देता है तभी उसको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिप्लेस किया जाएगा। या फिर एनसीएलटी भी डिसाइड कर सकती है अनलेस रिप्लेस बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी भी रिप्लेस कर सकती है। एनसीएलटी किस बेसिस पे रिप्लेस कर सकती है, हमें यहाँ ग्राउंड दिए गए हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल has submitted the plan and was rejected to meet the requirement. So अगर आरपी ने पहले प्लान सबमिट किया था सेक्शन 30 में
और वो प्लान जो था वो कोर्ट की रिक्वायरमेंट को नहीं कंप्लाई कर रहा था, तो एनसीएलटी भी हटा सकती है किसको, आरपी को लिक्विडेटर बनने से। या फिर बोर्ड जो है उसने बोर्ड रेकमेंड करता है, लेकिन बोर्ड को बताना पड़ेगा कि किस वजह से इस पर्टिकुलर आरपी को लिक्विडेटर नहीं बनाया जा रहा, या वो रिटर्न कंसेंट नहीं देता। अगर आरपी कंसेंट नहीं देता कि मैं एक्ट करना चाहता हूं तो भी, तो इन 3 रीजन की वजह से जो है आरपी है वो लिक्विडेटर नहीं बनेगा। सबसेक्शन 2 कहता है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑल द पावर ऑफ द बोर्ड की मैनेजरियल पर्सन। सो ये बिल्कुल आरपी के केस में है, जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो बोर्ड की सारी पावर जो की मैनेजरियल पर्सन है वो सस्पेंड हो जाती है, शैल सीज टू हैव इफेक्ट। सो पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जैसे कि हमने सेक्शन 19 में पढ़ा था कि सारे के सारे स्टाफ जो होगा वो कोऑपरेट करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसको, आरपी को। यहाँ पे कहा शैल प्रोवाइड टू द लिक्विडेटर as may be required by him in managing the affairs of the CD. So all the provision of section 19 shall apply to the liquidation process as they apply in relation to the liquidation process. So चाहे वो voluntary liquidation हो या liquidation process हो, जो section 19 के सारे provisions हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो सेक्शन 19 में बताया गया कि सारे के सारे पर्सनल कॉर्पोरेट डेटर के रिपोर्ट करेंगे आरपी को, तो वो आरपी यहाँ पे लिक्विडेटर मान दिया जाएगा, तो लिक्विडेटर को रिपोर्ट करेंगे। और सबसेक्शन 2 जो है 19 का, उसमें कहा इन केस वो कंप्लाई नहीं करते, आरपी की बात नहीं मानते, तो वो नॉन कंप्लायंस भी फाइल कर सकता है एनसीएलटी के पास। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लिक्विडेटर होगा वो फाइल करेगा नॉन कंप्लायंस अगर सीडी का स्टाफ सपोर्ट नहीं करता, और वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा कि लिक्विडेटर ने फाइल करी। सबसेक्शन 5 क्या था, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड सी। ए और सी कौन से हैं, जहां पे आरपी ने कंसेंट नहीं दिया और आरपी को हटाया क्योंकि वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा था। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी बोर्ड को डायरेक्ट करेगा कि एक नाम प्रपोज करो नया, क्योंकि इसको हटाना है, नाम प्रपोज करो टू बी अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर, जो भी नया आईपी एज ए लिक्विडेटर एक्ट करेगा। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की कंसेंट लेके उसको भेजेगा 10 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी के पास जब वो आ जाएगा तो एनसीएलटी उसको अपॉइंट कर देगी एज ए लिक्विडेटर। सो प्रैक्टिकली फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली एनसीएलटी अपफ्रंट ही लिस्ट मंगा के रख लेती है। एनसीएलटी के पास लिस्ट होती है, तो हर बार हर केस के लिए एनसीएलटी बोर्ड को नहीं लिखता, एनसीएलटी बोर्ड से पहले ही लिस्ट मंगा के रख लेती है, और जैसे ही एनसीएलटी को चेंज करना होता है तो एनसीएलटी उस लिस्ट में से अपॉइंट कर देती है किसी आईपी को एज ए लिक्विडेटर, और आरपी अगर रिप्लेस करना होता है तो आरपी। सो सबसेक्शन 8 बात करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड shall charge such fees for the conduct of liquidation process and in such proportion of the liquidation estate as may be specified by the board. So ये स्पेसिफाई की गई है रेगुलेशन में कितनी फीस लेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो फीस है वो लिक्विडेटर जैसे जैसे एसेट्स को बेचता जाएगा, रियलाइज करता जाएगा, प्रोसीड्स आती जाएंगी, उसमें से वो चार्ज करता जाएगा। सबसेक्शन 53 बात करता है पेमेंट्स की, तो पेमेंट करने से पहले लिक्विडेटर अपनी फीस डिडक्ट कर लेगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 35 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। सो सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ एनसीएलटी द लिक्विडेटर शैल हैव द फॉलोइंग पावर। सो डायरेक्शन कौन देगा, एनसीएलटी देगा। लिक्विडेटर के पास क्या पावर होंगी, वेरीफाई करेगा क्लेम्स, दोबारा से जो क्लेम्स आएंगे इसके पास, जैसे आरपी ने किए थे वो सब लैप्स हो गए, उसके पास कुछ रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो क्लेम्स वेरीफाई करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद दोबारा से क्लेम आएंगे लिक्विडेशन के केस में। और जो कस्टडी एंड कंट्रोल में लेगा अपने सारे के सारे एसेट्स, और इवेल्युएट करेगा एसेट्स की वैल्यू, इसमें वैल्यूअर भी अपॉइंट करेगा और उसकी वैल्यू भी असेस करेगा। प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करेगा, ऐसा ना हो एसेट्स स्पॉइल हो जाए। और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सीडी, जब तक कि सीडी लिक्विडेट नहीं होता तो लिक्विडेटर जो है बिजनेस कंटिन्यू करेगा। सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, अगेन 52 का क्या क्या बात करता है,
सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में, सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज कर सकता है। सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, इस 52 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेज किया हुआ है, किसी के पास कोलैटरल पड़ी है प्रॉपर्टी, सो इमूवेबल हो या मूवेबल प्रॉपर्टी जो लिक्विडेटर है वो सेल कर सकता है बाय पब्लिक ऑक्शन, पब्लिक ऑक्शन कर सकता है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके बारे में रेगुलेशंस बनी हुई हैं, कैसे करेगा वो हम आगे चल के पढ़ेंगे उसके बारे में। with the power to transfer such property to any person or body corporate or to sell the same in parcels or as in such manner as may be specified। so बताया गया कैसे बेचेगा, वो किस तरीके से बेचेगा, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू भी बेच सकता है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के भी थ्रू बेच सकता है। लेकिन प्रोवाइजो ऐड किया गया यहाँ पे, लिक्विडेटर शैल नॉट सेल द इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, किसको नहीं बेचेगा, to any person who is not eligible to be a resolution applicant, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लायक नहीं है, जो डिस्क्वालीफाई होता है। सेक्शन 29A बात करता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, सो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो उसको यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई दोबारा से एसेट, जैसे कि हमने CIRP प्रोसीडिंग्स में उसको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए बार किया गया, तो इसी तरीके से अगर वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ही नहीं बन सकता तो उसको वो लिक्विडेशन में भी एसेट नहीं खरीद सकता। क्लॉज जी बात करता है टू ड्रॉ एक्सेप्ट मेक एंडोर्स, सो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो साइन कर सकता है, अपने ऑफिशियल नेम पे काम कर सकता है, पर्सनल असिस्टेंस ले सकता है, अपॉइंट कर सकता है, सेटल क्लेम्स कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है प्रोसीड्स, और कोई सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग्स सीडी के बिहाफ पे हैंडल कर सकता है। इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल अफेयर्स, इन्वेस्टिगेट कर सकता है सीडी के, और प्रेफरेंशियल अंडर वैल्यूड इस तरीके की ट्रांजेक्शंस है वो आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर सकता है एनसीएलटी में। टू सच टेक्स ऑल सच एक्शन स्टेप्स टू साइन एग्जीक्यूट और वेरीफाई, और कोई भी डॉक्यूमेंट डीड वगैरह किसी भी तरीके का, बेसिकली वो इंचार्ज बन जाएगा सीडी का, तो जो भी सीडी कर सकता है वो सारी पावर लिक्विडेटर को मिल जाएगी, तो लिक्विडेटर वो सब काम करेगा। तो और उसके बाद अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और उसके डायरेक्शंस जब एक लेवल पे पहुंच गया और सारा का सारा लिक्विडेशन एस्टेट में उसने शामिल कर लिया, अगला सेक्शन उसी के बारे में बात करता है 36। तो लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड करने के बाद ऑल एसेट्स, वो सारे एसेट्स बेचेगा, एसेट्स बेचने के बाद पैसा रियलाइज करेगा, और वो पैसा रियलाइज करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करता रहेगा टाइमली। वो सारी चीजें, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कब कब करनी है वो सब रेगुलेशंस में दिया गया है, और वो सारे फंक्शंस करेगा जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। लिक्विडेटर के पास पावर दी गई, वो कंसल्ट करता है स्टेक होल्डर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, लेकिन वो जो कंसल्टेशन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा लिक्विडेटर के ऊपर, लिक्विडेटर उस कंसल्टेशन से बाइंडिंग नहीं होगा। लिक्विडेटर कंसल्ट तो कर सकता है बट वो उसको मैंडेटली फॉलो नहीं करना। जो भी प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, कंसल्टेशन का रिकॉर्ड होगा वो स्टेक होल्डर मांग सकते हैं, और वो इन ए मैनर स्पेसिफाइड विद द बोर्ड, बोर्ड ने बताया गया है कि कैसे वो प्रोवाइड फॉर करना है। आगे बात करते हैं सेक्शन 36 जो कि है लिक्विडेशन एस्टेट। सो लिक्विडेटर क्या करेगा, शैल फॉर्म एन एस्टेट ऑफ एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स का एक एस्टेट बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, उसके अंदर वो उसको कहा जाएगा लिक्विडेशन एस्टेट। लिक्विडेशन एस्टेट क्या करेगा, लिक्विडेटर होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज अ फिड्यूशरी फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर, सो क्रेडिटर के लिए काम करेगा और सारा का सारा एस्टेट में पैसा और सारे एसेट्स एक साथ इकट्ठे करेगा और उनको रियलाइज करेगा इन केस इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो। और सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 लिक्विडेशन एस्टेट शैल कंप्राइज ऑफ, तो सबसेक्शन 4 में बताया क्या नहीं है, यहाँ बताया लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या आएगा। ऑल एसेट्स ऑफ द सीडी which have where the CD has ownership right including the right and interest therein as evidence from the balance sheet। so balance sheet जो CD की balance sheet है जो हमने बनाई या पहले आरपी ने बनाई होगी, उसके बेसिस पे जितने भी एसेट्स CD के पास होंगे बुक्स में, जिसके पास ऊपर सीडी की ओनरशिप राइट है, वो सारे के सारे लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेंगे। may or may not be in possession of the CD, so एसेट्स जो उसके पोजेशन में है या नहीं है
वो सब लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेंगे, वेदर टेंजिबल और मूवेबल और इमूवेबल, irrespective of the fact whether tangible or whether movable or immovable, सभी assets liquidation estate का part बनेंगे. Intangible assets but not limited to intellectual property, security, share held in a subsidiary of the corporate debtor and financial instrument, insurance policy. तो सभी चीजें, सारे assets whether वो intangible हो, movable हो, immovable हो, tangible हो, सभी assets estate का part बनेंगे. और जिनकी ओनरशिप अभी डिटरमाइन नहीं हुई है, पेंडिंग चल रहा है, वो भी एस्टेट का पार्ट बनेंगे. और कुछ ऐसा रिकवरी हुई है, अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन फाइल की जाती है सेक्शन 26 में, आरपी को करनी होती है और लिक्विडेटर को भी करनी होती है. तो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कुछ ऐसा मिला, रिकवरी हुई, तो वो रिकवरी भी इसमें शामिल की जाएगी. ऐसा कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर ने रिलिंक्विश कर दिया, वो भी इस स्टेट में शामिल हो जाएगा. और सीडी के पास इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले कुछ प्रॉपर्टी है जो सीडी की है, तो वो भी शामिल हो जाएगी. प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एज एंड व्हेन रियलाइज्ड, जो भी प्रोसीड्स आएंगी लिक्विडेशन की जैसे जैसे, वो भी इसमें शामिल होती जाएंगी. So following shall not be included in the liquidation estate and shall be used for the recovery in the liquidation. अब बात करते हैं, इसमें लिखा गया कि क्या चीज हमारे को एस्टेट में इंक्लूड नहीं करनी. सो एसेट ओन्ड बाय थर्ड पार्टी, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पार्टी के एसेट्स हम अपने एस्टेट में क्यों शामिल करेंगे. सो जो एसेट्स थर्ड पार्टी के हैं वो सीडी के पोजेशन में है, तो वो चाहे वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से है और ट्रस्ट की वजह से पोजीशन ऐसी है कि कोई पार्टी सीडी के पास रखा हुआ माल है, या वो सप्लायर है, एजेंट है, तो इस तरीके की रिलेशन थी और वो ओनरशिप किसी और की है, सीडी के प्रीमाइसेस में पड़ा है, तो उस केस में वो इस एस्टेट का पार्ट नहीं बनेगा. ऑल सम ड्यू टू द वर्कमैन और एम्प्लॉइज, और जो वर्कमैन और एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होगा या पेंशन और ग्रेचुटी होगा, वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगा. और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट और ट्रांसफर द टाइटल, सो ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है सीडी ने जो ट्रांसफर, जो जैसे हायर परचेज पे कुछ किया, खरीदा हुआ था, लीज पे कुछ लिया हुआ था, तो वो भी एस्टेट में शामिल नहीं होगा. और सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी इन कंसल्टेशन में फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और क्या एसेट शामिल नहीं होंगे. आगे बढ़ते हैं. एसेट्स इन सिक्योरिटी कोलैटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंड आर सब्जेक्ट टू नेटिंग ऑफ. सो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है और वो कुछ ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें कोलैटरल मनी रखी जानी है, तो वो सारी कोलैटरल भी इस एस्टेट में शामिल नहीं होगी. पर्सनल एसेट ऑफ द शेयर होल्डर और पार्टनर, वो भी शामिल नहीं होंगे. पर्सनल एसेट्स किसके, शेयर होल्डर और पार्टनर के, वो भी इस एस्टेट में शामिल नहीं होंगे. और फॉरेन और इंडियन सब्सिडरी ऑफ द सीडी, सीडी की इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी भी शामिल नहीं होगी, उसके एसेट्स भी शामिल नहीं होंगे. और बोर्ड बताएगा और कोई अगर एसेट्स हैं जो कि शामिल, जिसको नहीं किया जाना चाहिए. तो ये हमने बात करी सेक्शन 36 में क्या इंक्लूड करना है लिक्विडेशन एस्टेट में और क्या नहीं करना. सेक्शन 37 बात करता है पावर ऑफ लिक्विडेटर. सो लिक्विडेटर के पास पावर दी गई इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की. सो इसमें लिखा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ. फिर ओवरराइडिंग पावर मिल गई, सभी एक्ट्स के ऊपर है ये. लिक्विडेटर के पास क्या पावर दी गई, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन. एडमिशन, जो क्लेम्स आए उसको एडमिट करने के लिए, उसको प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये एक्चुअली ये क्लेम सही है या नहीं है, तो वो चेक कर सकता है रिकॉर्ड किसी भी अथॉरिटी के, क्योंकि यहाँ ओवरराइडिंग पावर दी गई. तो कहाँ से चेक करेगा वो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हमने बात करी थी. क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो हमारे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई एजेंसी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वहां से चेक कर सकता है. और कोई नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कुछ ऐसा मैनेज हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोई डेटाबेस है बोर्ड ने बनाया हुआ है, कोई भी सोर्स उसको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन वहां पे डिटेक्ट हो सकती है या चेक हो सकती है. The creditor may require the liquidator to provide them any financial information. जो creditor है वो भी liquidator से information मांग सकता है, उसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया.
तो लिक्विडेटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन जो क्रेडिटर ने मांगी, और क्रेडिटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए उसके पास 7 दिन का टाइम होगा। 7 दिन के अंदर अंदर उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्रेडिटर को, और अगर वो नहीं दे सकता तो उसको बताना पड़ेगा रीजन क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दे सकता, क्या ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, तो क्रेडिटर को बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 38 कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स। इसके बाद लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा सारे के सारे क्लेम्स। 30 डेज का टाइम मिला, 30 डेज के अंदर अंदर क्लेम कलेक्ट करेगा लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद। जिस दिन ऑर्डर आ गया प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उस प्रोसेस से 30 डेज का टाइम मिला, 30 डेज के अंदर अंदर सारे क्लेम्स इकट्ठे करेगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो क्लेम सबमिट करेगा और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्ड फाइल करना फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए जरूरी है, लेकिन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास रिकॉर्ड नहीं है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर सबमिट करेंगे क्लेम वैसे ही सबमिट करेगा। शैल सबमिट द क्लेम इन अ मैनर प्रोवाइडेड फॉर द सबसेक्शन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरह ही सबमिट करेगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेंगे, क्लेम सबमिट करेंगे, सच फॉर्म एंड मैनर वो स्पेसिफाई किया रेगुलेशंस में, और उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है ऑपरेशनल क्रेडिटर का रिकॉर्ड आईयू के पास हो, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को फाइल करना जरूरी है, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर ने भी नहीं किया क्योंकि 2017 से ही ये स्टार्ट हुई प्रोसेस। तो अगर पुराना रिकॉर्ड है तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरह भी एविडेंस के साथ सबमिट कर सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्ड आ रहा है तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड सबमिट कर सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर ने दोनों ने सबमिट किया सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में। अगर एक ऐसा क्रेडिटर जो दोनों है, पार्टली फाइनेंशियल क्रेडिटर है और पार्टली ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो वो 2 क्लेम सबमिट करेगा, एक एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और दूसरा एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होगा वो विड्रॉ भी कर सकता है, और क्लेम अपना कुछ एविडेंस और देना चाहता है तो उसको 14 डेज का टाइम मिला, 14 डेज फ्रॉम इट्स सबमिशन। सो ये 14 डेज इन एंड ओवर एंड अबव ये 30 डेज होंगे, 30 डेज का टोटल टाइम है। इन केस लास्ट डे पे सबमिट किया तो 14 डेज का टाइम और मिलेगा क्रेडिटर को क्लेम अपडेट करने के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 39 वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा क्लेम जो ऊपर उसको 38 में मिले विद इन सच टाइम। सो टाइम कितना लगाएगा वो रेगुलेशन में दिया गया। लिक्विडेटर क्या कर सकता है, रिक्वायर एनी क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। लिक्विडेटर क्रेडिटर्स और कॉर्पोरेट डेटर से और किसी भी पर्सन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस मांग सकता है जो उसको ठीक लगता है, ताकि वो एस्टेब्लिश कर पाए क्लेम ठीक है, वेरीफाई कर पाए उसको। सेक्शन 40 में बात की गई एडमिशन और रिजेक्शन। अब यहाँ पे लिक्विडेटर को पावर दी गई। अगर आपने वीडियो देखी हो पुरानी वाली तो उसमें बात की थी हमने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ऐसा कहीं नहीं था सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स में। सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स में आरपी को क्लेम्स कोलेट करने हैं, यहाँ पे लिक्विडेटर के पास राइट है रिजेक्ट भी कर सकता है। तो वो वेरीफाई करेगा क्लेम्स सेक्शन 39 में, एडमिट या रिजेक्ट कर सकता है क्लेम, पूरे या कुछ प्रोपोर्शन भी रिजेक्ट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि क्लेम किसी ने 100 रुपीज का क्लेम फाइल किया, उसको लगता है 80 पेबल है, तो वो उसको रिड्यूस करके 80 बना सकता है। और लिक्विडेटर अगर रिजेक्ट करता है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन इन राइटिंग किस वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है। तो उसके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कि ये रिजेक्शन ठीक है। तो आगे चल के ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रेडिटर एनसीएलटी के पास पहुंच जाए और एप्लीकेशन लगा दें। हम उसके बारे में भी बात करेंगे किन ग्राउंड्स पे क्रेडिटर्स या कोई और पार्टी एनसीएलटी अप्रोच कर सकती है और एप्लीकेशन लगा सकती है। सो यहाँ पे अगर कोई डिससेटिस्फाइड होता है तो वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन भी लगा सकता है। लिक्विडेटर शैल कम्युनिकेट इट्स डिसीजन फॉर एडमिशन और रिजेक्शन टू दिस क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। 7 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा लिक्विडेटर, कम्युनिकेट करेगा किसको, सीडी को और क्रेडिटर को, कि उसने एडमिट किया है या रिजेक्ट करा है। सेक्शन 41 में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स। सो लिक्विडेटर शैल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लेम्स। सो क्लेम्स को लेट करने के बाद वो बताएगा कितने क्लेम्स हो गए, तो पेबल कितना अमाउंट खड़ा है, जो भी क्लेम्स सेक्शन 40 में मिले सेक्शन 41 में वो डिटरमाइन करेगा टोटल वैल्यू ऑफ क्लेम्स।
और 42 में अपील फाइल हो सकती है लिक्विडेटर के अगेंस्ट। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो अपील फाइल होगी एनसीएलटी के पास, और लिक्विडेटर ने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों ही केस में हो सकता है पार्टली एक्सेप्ट कर ले लिक्विडेटर, तो भी 14 डेज के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के क्रेडिटर अप्रोच कर सकता है एनसीएलटी के पास। अब बात करते हैं सेक्शन 43 प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में। अगर लिक्विडेटर या आरपी भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन फाइल करता है, हमने सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स में पढ़ा था। तो अगर आरपी या लिक्विडेटर को लगता है, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि सीडी के केस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें सीडी ने प्रेफरेंस दिया है किसी को, तो क्या करेंगे, वो एनसीएलटी के पास एक अवॉइडेंस एप्लीकेशन लगाएंगे ताकि वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाए। तो सीडी को मान लिया जाएगा कि सीडी ने प्रेफरेंस दिया है अगर सीडी ने किसी क्रेडिटर को, किसी श्योरिटी को या गारंटर को ट्रांजैक्शन करी है और वो ट्रांजैक्शन की वजह से ये जो पार्टीज हैं इनको बेनिफिशियल पोजीशन में रखा जाता है, यानी इनको कुछ बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट क्या, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया होता सेक्शन 53 में, तो 53 में तो इनको क्या मिला होता, सपोज सेक्शन 53 के हिसाब से इनको 100 मिले होते और यहाँ पे इनको 150 ले चुके हैं ये पहले इस ट्रांजैक्शन में, तो ये ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा कि ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि मे भी हो सकता है कि सीडी को पता चला कि हमारे अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन लगने वाली है, तो सीडी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर ले किसी भी क्रेडिटर के साथ, गारंटर के साथ, तो वो उसको बेनिफिशियल पोजीशन में मान लिया जाएगा अगर उसको सेक्शन 53 के हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है। लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन किन को नहीं माना जाएगा, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन शैल नॉट इंक्लूड, कुछ ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल नहीं होंगी, वो क्या है आइए देखते हैं। ट्रांसफर मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांसफर हुआ है तो वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और ट्रांसफर क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अगर कोई ऐसा ट्रांसफर हुआ है जहां पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी सीडी ने, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट न्यू वैल्यू जनरेट करता है। न्यू वैल्यू मतलब सीडी की बैलेंस शीट में कोई नया एसेट आता है, उस वजह से कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है, प्रोवाइडेड वो ट्रांजैक्शन आईयू के पास रजिस्टर कराई सीडी ने। और अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, वो भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं माना जाएगा कि वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू मींस मनी और its worth of goods, services or new credit or anything which has generated new value for the corporate debtor, that is new value. So अगर सीडी के हाथ से कुछ गया है तो that means नई वैल्यू जनरेट नहीं हुई, तो सीडी ने क्या करा, यहाँ प्लेज कर दिया, सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपनी प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया और उसके बदले में कुछ सीडी को मिला, तो वो न्यू वैल्यू है। इन केस कुछ नहीं मिला तो दैट मींस कोई न्यू वैल्यू जनरेट नहीं हुई है, वो माना जाएगा प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। और प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हमें टाइम लिमिट दिया गया, ऐसा नहीं कि सारी ट्रांजैक्शन पास्ट में जो हुई है वो प्रेफरेंशियल है। सो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है तो हमें 2 इयर्स का टाइम दिया गया, 2 ईयर प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और अगर वो अदर देन रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है तो वो 1 ईयर का टाइम दिया गया, यानी हम 1 साल पुरानी सीआईआरपी स्टार्ट होने से पहले जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर उनमें कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है तो वो हम रिपोर्ट करेंगे एनसीएलटी के पास। अब देखते हैं एनसीएलटी क्या करेगा। सेक्शन 44 के बारे में बात करें हम, सेक्शन 44 प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन का है। यहाँ एनसीएलटी को पावर मिली, एनसीएलटी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करवा सकता है और ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट चार्ज क्रिएट किया गया तो उनको रिवर्स करवा सकता है, किसी को बेनिफिशियल पोजीशन में रखा गया तो उनको भी रिवर्स करवा सकता है। लेकिन ट्रांजैक्शन जो है रिवर्स नहीं होगी, कब नहीं होगी, शैल नॉट, इन केस वो गुड फेथ में हुई है या वो ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई है और क्रेडिटर या किसी को पेमेंट हो गई है और लिक्विडेटर के पास वो पेमेंट आ चुकी है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बेच दी है और जिसने खरीदी वो गुड फेथ में खरीदी और सीडी के पास उसका पैसा आ चुका है, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी कि वो प्रेफरेंशियल है, वो मानी जाएगी वो गुड फेथ में है, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा।
लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन बेनिफिट के लिए हुई है किसी का, तो माना जाएगा यहाँ पे कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जिस भी पार्टी के साथ हुई है उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी। अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो इस केस में वो मान लिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में नहीं हुई। तो अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कब थी, जब यहाँ पे भी डिफाइंड है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ गया, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई, तो मान लिया जाएगा। तो इस केस में मोस्टली ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी प्रेफरेंशियल हो जाएंगी अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो वैल्यू से कम में हुई है। सेक्शन 45 बात करता है अवॉइडेंस और अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के बारे में। अगर लिक्विडेटर को ऐसा लगता है एग्जामिन करने के बाद कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हुई है जो कि अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब अपनी वैल्यू से कम में हुई है, सो वो ट्रांजेक्शन गिफ्ट की करके हुई है किसी भी पार्टी को, या वो ट्रांजेक्शन हुई है जो कि कंसिडरेशन उसका काफी कम है उसकी वैल्यू से, कंसिडरेशन जो है वैल्यू से काफी कम है, तो वो मान लिया जाएगा वो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है। और पीरियड जो होगा अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन के लिए सेम 1 ईयर और 2 इयर्स। 1 ईयर अगर ट्रांजेक्शन किसी एनी पर्सन के साथ हुई है और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है तो 2 इयर्स। सेक्शन 47 बात करता है अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन where the undervalue transaction has taken place and the liquidator or RP has not reported to NCLT। अब ये ट्रांजेक्शन तो हुई है लेकिन जो लिक्विडेटर या आरपी है उसने एनसीएलटी को रिपोर्ट नहीं किया, तो कोई भी क्रेडिटर या सीडी का पार्टनर या मेंबर वो अप्रोच कर सकता है, एप्लीकेशन ले जा सकता है और वो ट्रांजेक्शन वॉइड करवा सकता है और रिवर्स करवा सकता है उसका इफेक्ट। सो अगर ऐसा हो जाता है कि आरपी या लिक्विडेटर ने वो ट्रांजेक्शन नहीं आइडेंटिफाई करी और क्रेडिटर और सीडी अप्रोच करते हैं एनसीएलटी के पास वो ट्रांजेक्शन ले जाके, तो उस केस में एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी एग्जामिन करेगा और अगर उसको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है वाकई में अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो लिक्विडेटर और आरपी के अगेंस्ट एक्शन लेगा और वो उनको बुलाएगा और उससे इंफॉर्मेशन लेगा। अगर उसको लगता है अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो सबसे पहले वो रिस्टोर करेगा पोजीशन और बोर्ड को बोलेगा कि एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दो लिक्विडेटर या आरपी के अगेंस्ट। सेक्शन 48 में बात करें ऑर्डर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है तो एनसीएलटी क्या करेगा, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है वो सीडी के पास वापस ट्रांसफर करेगा, रिलीज या डिस्चार्ज करेगा, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, अगर किसी को कुछ बेनिफिट मिला है तो वो भी उसका भी रिवर्सल करवाएगा, और रिक्वायर द पेमेंट, अगर किसी को किसी के साथ ट्रांजेक्शन हुई है उससे उसे बोलेगा कि पेमेंट वापस ट्रांसफर करो। 49 में बात करते हैं ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर, और अगर सीडी ने कुछ ऐसी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन करी है उसकी इंटेंशन ये थी कि वो डेलिबरेटली डिफ्रॉड करे, तो क्या होगा, एसेट जो होंगे सीडी के, ताकि सीडी के एसेट उसको ना मिले, उसने ऐसी ट्रांजेक्शन कर रखी है क्रेडिटर के साथ और पार्टी रिलेटेड पार्टी के साथ ताकि क्रेडिटर्स को पेमेंट ना मिले, तो वो सारी ट्रांजेक्शन भी जो होंगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा और वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स करेगा, पोजीशन एज एग्जिस्टेड बिफोर सच ट्रांजैक्शन एज इफ दैट दोस ट्रांजैक्शन डिड नॉट हैपन। तो उनको भी रिवर्स करेगा और विक्टिम को जो भी होंगे उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रांजैक्शन का रिवर्सल ऑर्डर करेगा। और वो ट्रांजैक्शन जो है shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor in good faith। अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई है तो वो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं होगी। shall not require person who received the consideration in good faith। इसके बाद बात करते हैं एग्जॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। एग्जॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन हुई जहां पे सीडी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। एक्सॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ट्रांजैक्शन भी रिवर्स हो जाएंगी, उन ट्रांजैक्शन को भी इनवैलिड कर दिया गया जहां पे एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स होनी है, सीडी ने करनी है क्रेडिटर को, तो वो ट्रांजैक्शन भी नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक्सॉर्शनेट ट्रांजैक्शन अगर फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रांजैक्शन हुई है, किसी फाइनेंशियल एंटिटी के साथ हुई है,
तो वो ट्रांजेक्शन एक्सटॉर्शन नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? क्योंकि अगर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हुई है तो बैंक तो ऐसा नहीं करता ना, किसी को 6% और किसी को 26% पे इंटरेस्ट पे लोन दे। तो बैंक का एक लिमिट होती है कि हाईएस्ट 16% पे देगा या पर्सनल लोन 18 पे देगा, वॉट एवर। सो ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि 40% इंटरेस्ट रेट पे हुई हैं और मंथली रिड्यूसिंग पे भी नहीं हुई हैं, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन अगर किसी पार्टी के साथ हुई है तो उनको भी अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में माना जाएगा। सेक्शन 51 बात करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सटॉर्शनरी ट्रांजैक्शन के केस में ऑर्डर करेगी, वो अगेन रिस्टोर करेगी पोजीशन एज इट इज, सेट असाइड करेगी, मॉडिफाई करेगी टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और जो पार्टी था उसको रीपे करने का ऑर्डर भी दे सकती है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर क्रिएट हुआ था तो उसको भी डिस्चार्ज कर सकती है अगर कोई एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट उसमें हुआ है। आगे बात करते हैं सेक्शन 52 सिक्योर्ड क्रेडिटर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में सिक्योर्ड क्रेडिटर को दो राइट दिए गए। क्या राइट दिए गए? रिलिंक्विश कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर या रियलाइज कर सकता है। तो रिलिंक्विश जो उसके पास सिक्योर्ड एसेट है उसको उसका राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता तो वो रिलिंक्विश कर सकता है। उन सिनेरियो में रिलिंक्विश करेगा जहां सिक्योर्ड क्रेडिटर को लगता है कि सीडी के पास पैसा है, रिकवरी के बाद उसको सब पूरा पैसा उसका रिकवर हो जाएगा। रियलाइज भी कर सकता है जहां पे फाइट है, पैसा पूरा नहीं है, तो वहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज कर सकता है अपना एसेट जो प्लेज किया हुआ है उसको बेच के सिक्योरिटी इंटरेस्ट रियलाइज करेगा, पैसा रिकवर करेगा और रेसिडुअल अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देगा लिक्विडेटर के पास। सबसेक्शन 2 में सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर रियलाइज करना चाहता है तो वो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करेगा कि मैं सिक्योरिटी रियलाइज कराना चाहता हूँ। तो सिक्योरिटी रियलाइज करने के लिए लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करेगा और सिक्योर्ड इंटरेस्ट जो है रियलाइज करवाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर। लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा कि सिक्योर इंटरेस्ट जो है और वो परमिट करेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, हाँ बॉस अब हमने चेक कर लिया आपका राइट है, आप इसको रियलाइज कर सकते हो। वो मैनर डिफाइन किया गया अगेन कहाँ पे? रेगुलेशंस में। और रिकॉर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास या बोर्ड के पास जो भी रिकॉर्ड होंगे उनसे वेरीफाई किया जाएगा। सिक्योर क्रेडिटर क्या कर सकता है? एनफोर्स, रियलाइज, सेटल, कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरीके से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। If in the course of realizing the secured interest, secured creditor faces resistance, अब अगर secured creditor को CD से resistance होती है तो secured creditor approach कर सकता है NCLT के पास और NCLT से order ले सकता है कि ये मुझे परमिट किया जाए, और NCLT क्या करेगा उस केस में? NCLT ऑर्डर पास करेगा कि ये प्रॉपर्टी को रियलाइज कराने दिया जाए। अब आगे बात करते हैं सबसेक्शन 7 में। अगर जो रियलाइज्ड वैल्यू हुई वो एक्सेस हुई, जो कि सीडी को, सपोज हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 है और सीडी ने सिर्फ 500 लेना है, तो सीडी से 500 लेना सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, तो बैलेंस जो होगा वो बैलेंस लिक्विडेटर की को पास ऑन करेगा कौन? सिक्योर्ड क्रेडिटर, ताकि वो लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड कर दिया जाए। tender to the liquidator any surplus fund received from the enforcement of such secured orders. So ये 500 जो बैलेंस होगा वो लिक्विडेटर को पास ऑन करेगा। So insolvency resolution process cost due from the secured creditor who realized the security interest वो भी shall be deducted from the proceeds of any realization, और जो ये proceeds होंगी इसमें से CIRP कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी जाएगी, जो भी उस CIRP कॉस्ट का शेयर आता है इस वैल्यू पे वो भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। Where the proceeds of realization of the secured asset is not adequate, अब हम बात करते हैं जब हमारी रियलाइज्ड वैल्यू 500 थी एसेट की और पेबल जो था 1000 था, तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये जो बैलेंस 500 था, जो शॉर्टफॉल रह गया था सिक्योर्ड क्रेडिटर का, उसको शामिल कर लेंगे हम क्रेडिटर्स में, तो लिक्विडेटर उसको क्रेडिटर में शामिल कर लेगा और सेक्शन 53(1) के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे। सेक्शन 53 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। सो इसमें कहा गया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट, सो वेदर पार्लियामेंट और स्टेट कोई भी एक्ट है सबको ओवरराइड करता है। इसमें बताया गया पेमेंट पहले किसको मिलेगी उसके बाद किसको मिलेगी, तो प्रायोरिटी डिफाइन की गई है इस सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें प्रायोरिटी डिफाइन की गई।
सो इसमें कहा गया कि लिक्विडेशन जो है, लिक्विडेशन कॉस्ट है और जो CIRP कॉस्ट है वो सबसे पहले मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई CIRP और लिक्विडेशन कॉस्ट को। सेकेंड प्रायोरिटी दी गई वर्कमैन कंपनसेशन और वर्कमैन के जो ड्यूज हैं 24 मंथ के पुराने ड्यूज हैं वर्कमैन के, और सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया, इनको सेकंड प्रायोरिटी दी गई। इन दोनों को सेकंड प्रायोरिटी क्यों दी गई? इन केस आपके पास पेमेंट जो है सपोज 100 है और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनका जो शेयर है सपोज वर्कमैन का 200 है और सिक्योर्ड क्रेडिटर का 300 है, तो इनको इसी प्रोपोर्शन में 2:3 के प्रोपोर्शन में ये 100 डिवाइड करके मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि वर्कमैन को पहले दे दें और बैलेंस तो 100, अगर इस केस में हम वर्कमैन को पहले दे दें तो वर्कमैन को पूरा 100 मिल जाएगा। तो इनको इसलिए सेकंड पॉइंट में, बी पॉइंट में दोनों को रखा गया, उस प्रोपोर्शन में मिलेगा जितने इनके आउटस्टैंडिंग है। फिर थर्ड कैटेगरी आई वेजेस और अनपेड ड्यू टू एम्प्लॉइज को पिछले 12 महीने की आउटस्टैंडिंग मिलेगी, ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल डेट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट के ड्यूज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ड्यूज हैं और अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने अपना राइट रियलाइज किया था, सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसके पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट था और उसने अपना राइट यहाँ पे रियलाइज किया था, तो ये दोनों एक कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में इनके आउटस्टैंडिंग है। तो 5वें नंबर पे इनको मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर पे मिलेगा रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज, जो भी पेंडिंग है वो सारे के सारे 6 नंबर पे आ जाएंगे। इसमें सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर और जो भी रेसिडुअल अदर मिसलेनियस क्लेम्स सब इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मिलेगा 7वें नंबर पे मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 8वें नंबर पे मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को और पार्टनर्स को। तो ये था हमारा ऑर्डर, इस ऑर्डर में मिलेगा और ये ऑर्डर ओवरराइड करता है सभी एक्ट्स को। तो इन केस लिक्विडेशन होता है तो इसी ऑर्डर में पेमेंट्स होंगी। सबसेक्शन 2 कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट आपस में कोई पार्टीज कर देती है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट और वो डिस्टर्ब कर देता है इस प्रायोरिटी ऑर्डर को, तो वो डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। जो लिक्विडेटर की फीस होगी, लिक्विडेटर फीस होगी जब वो डिडक्ट होती रहेगी प्रोपोर्शनेटली, जब वो प्रोसीड्स पेमेंट की जाएगी इन क्रेडिटर्स को, तो उसके साथ साथ लिक्विडेटर की भी पेमेंट डिडक्ट होती रहेगी। और आगे क्लैरिफाई किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ रेसिपिएंट दैट रैंक इक्वली, each of such debt will either be paid in full or be paid in equal proportion। जैसा कि हमने अभी बात करी कि अगर 200 और 300 है, 200 वर्कमैन के ड्यूज हैं 24 महीने के और सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपना रिलिंक्विश कर दिया उनके 300 हैं, और हमारा यहाँ पे 100 ही टोटल अमाउंट है जो हम पे कर सकते हैं, यानी 2:3 के प्रोपोर्शन में इनको पे कर देंगे। यानी 40 मिलेगा हमारे वर्कमैन को और 60 मिलेगा हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर को जिन्होंने अपना रिलिंक्विश करा है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन जो है वो डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, उसी को मान दिया जाएगा। सेक्शन 54, एक बार पेमेंट हो गई सभी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर को, सभी क्रेडिटर्स को, सीडी को, सारा का सारा लिक्विडेशन स्टेट है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसके बाद लिक्विडेटर, जो लिक्विडेटर है सेक्शन 54 में अप्रोच करेगा। किसके पास अप्रोच करेगा? एनसीएलटी के पास, बोलेगा आप डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर दो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा लिक्विडेटर और अप्रोच करेगा ऑर्डर के लिए, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगा कि सीडी का खाता खत्म बंद हो गया है, और वो ऑर्डर की कॉपी जो है फाइल करेगा 7 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर पास करने के बाद आरओसी के पास जिसके पास सीडी रजिस्टर्ड है, और आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा उसका नाम क्योंकि लिक्विडेशन हो गया है, सीडी खत्म हो चुका है। तो इसके बाद हम आएंगे चैप्टर 4 में जिसमें है फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा लिक्विडेशन प्रोसेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।